हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइपोकैलेसीमिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाइपोकैलेसीमिया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर आएगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। हाइपोकैलेसीमिया का मतलब क्या है, हाइपो मीन्स लेस, कम अमाउंट। कैल्सी का यहाँ पर मतलब है कैल्शियम एंड ईमिया का मतलब है ब्लड में, मीन्स ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होना। सो कैल्शियम का लो अमाउंट होना इज हाइपोकैलेसीमिया। नाउ जो कैल्शियम है वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट मिनरल है हमारी बॉडी का। कैल्शियम ज़्यादातर 99% कैल्शियम हमारी बोन्स में और टीथ में स्टोर रहता है, बाकी का 1% एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर स्पेस में रहता है। तो कैल्शियम की टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं बाउंड फॉर्म और एक होता है आयनाइज फॉर्म। बाउंड फॉर्म मतलब जो कैल्शियम किसी चीज़ से बाउंड है, जैसे कि कॉमनली वो एल्बुमिन प्रोटीन से बाउंड रहता है या फिर सिट्रेट से बाउंड रहता है, सो दैट इज बाउंड फॉर्म। दूसरा होता है फ्री आयन फॉर्म, जो मतलब कैल्शियम आयंस जो कि फ्रीली मूव करते हैं। तो इनको टोटल मिलाकर हम क्या बोलते हैं, टोटल सीरम कैल्शियम। तो टोटल सीरम कैल्शियम कितना होता है, 8.5 to 10.5 mg/dl। 8.5 से कम होगा तो हाइपोकैलेसीमिया, 10.5 से ज्यादा होगा तो हाइपरकैलेसीमिया। अब हाइपोकैलेसीमिया क्या है, रेफर्स टू एन एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ कैल्शियम। जब कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है ब्लड में, दैट इज बिलो 8.5 mg/dl। जब 8.5 से कम हो जाएगा तो उसको हम हाइपोकैलेसीमिया बोलते हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है हमेशा जब भी कैल्शियम की बात हो रही है, कि जो पीटीएच है, पैराथायरॉयड हार्मोन, और विटामिन डी और पीटीएच, ये दोनों क्या करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैल्शियम के। मीन्स अगर विटामिन डी और पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है तो कैल्शियम, सीरम कैल्शियम लेवल भी इंक्रीज होता है। इसके ही ऑपोजिट क्या है, कैल्सिटोनिन और फोस्फेट। कैल्सिटोनिन और फोस्फेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैल्शियम के। मीन्स अगर कैल्सिटोनिन और फोस्फेट का लेवल हाई होता है तो कैल्शियम का लेवल कम होता है। इसी के ऑपोजिट अगर कैल्सिटोनिन और फोस्फेट का लेवल कम होता है तो कैल्शियम का हाई होता है। तो ये ऑपोजिट वर्क करते हैं, तो इसको याद रखना, फिर इससे हमें कोजेस समझने में इजी होगा। देन आता है फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमें पता ही है, कैल्शियम हमारे बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, टीथ के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कार्डियक मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बेसिकली मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, जो नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन हो रहा है सिग्नल का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट रिदम, हार्ट की रिदम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कैल्शियम लेवल इम्बैलेंस होता है तो हार्ट रिदम भी इम्बैलेंस हो जाती है, अरिदमियास हो जाते हैं। देन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम क्लोटिंग फैक्टर 4 को एक्टिवेट करता है, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, सोर्सेज ऑफ कैल्शियम क्या है, कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है, सबसे कॉमन जो हमें पता ही है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, मिल्क, चीज़, योगर्ट, कर्ड, इन चीज़ों से मिलता है। देन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में भी इसका अमाउंट होता है। फोर्टिफाइड फूड्स जिसमें ऐड किया जाता है कैल्शियम, वैसे उसमें कैल्शियम नहीं होता लेकिन ऐड किया जाता है। नट्स हो गए, सीड्स हो गए, टोफू हो गए, इनमें भी कैल्शियम का अमाउंट होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन डी। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी है, अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। और विटामिन डी हमें किससे मिलता है, नेचुरली सनलाइट से। सनलाइट से हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है, देन आगे लीवर में एंड देन किडनीज में एक्टिवेट होता है। फैटी फिश से विटामिन डी मिलता है, कॉड लिवर ऑयल से, एग योक से, बीफ लिवर से, फोर्टिफाइड मिल्क प्रोडक्ट्स जिसमें ऐड किया जाता है विटामिन डी को। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोजेज। अब क्या क्या कोज है जिसकी वजह से कैल्शियम का जो लेवल है वो बॉडी में कम हो जाता है। सो फर्स्ट क्या है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का मतलब है, हाइपो मीन्स कम, पैराथायरॉयड, तो अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है बॉडी में तो कैल्शियम भी कम हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, पीटीएच एंड विटामिन डी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैल्शियम के। अगर इनमें से कुछ भी कम होता है तो कैल्शियम का लेवल भी बॉडी में कम हो जाएगा। तो सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, रिड्यूस सिक्रीशन, किसी भी वजह से पीटीएच की, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन कम हो रही है, जैसे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर सर्जिकल रिमूवल कर दिया है तो भी कम हो
होगा, या फिर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज के कारण पैराथायरॉयड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो गई हो, या फिर कोई जेनेटिक कोज की वजह से अगर पीटीएच हार्मोन कम बन रहा है, रिड्यूस बन रहा है, तो कैल्शियम का लेवल भी कम होगा। अब रिमूवल कब करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड का? मे बी हाइपर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड हो गई तो रिमूव कर दिया। देन विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर विटामिन डी बॉडी में नहीं मिल रहा तो भी क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल कम हो जाए, क्योंकि विटामिन डी एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। तो माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी से, किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी गट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जीआईटी ट्रैक में, जैसे कि सीलियक डिसीज। सीलियक डिसीज में क्या होता है कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि जो कैल्शियम है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, विटामिन डी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगा। ऐसे ही लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, तो अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो भी विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्रॉन्स डिसीज क्या है? क्रॉनिक इरिटेबल बाउल डिसीज को बोलते हैं, तो ऐसे केसेस में भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, अगर स्टमक का कुछ पार्ट रिमूव कर दिया गया है तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा बॉडी में। देन इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, अगर डाइट में ही विटामिन डी या फिर कैल्शियम कम ले रहे हैं तो भी इंटेक कम होगा। देन रीनल फेलियर, अब रीनल फेलियर और लिवर फेलियर, तो दोनों चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमारे जब हम सनलाइट लेते हैं नेचुरली, उससे हमें विटामिन डी मिलता है, ऐसे कहते हैं, क्योंकि हमारे स्किन के अंदर वो प्रोडक्ट होता है जिससे विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। या फिर अगर हम डाइट से विटामिन डी ले रहे हैं, किसी भी तरह से हमारी बॉडी में अगर विटामिन डी बनता है, उसके बाद लीवर क्या करता है, लीवर उसको आगे प्रोसेस करता है। कैसे करता है? ये विटामिन डी को 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये भी इनएक्टिव फॉर्म है। अब 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी किडनी के पास जाता है, किडनी इसको क्या करता है, किडनी इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उस एक्टिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कैल्सीट्रायोल बोलते हैं। तो कैल्सीट्रायोल में किडनीज कन्वर्ट करती है। अब सपोज लीवर फेलियर है, कोई लीवर डिसीज है, तो ये विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आगे किडनीज उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगी। सपोज लीवर ठीक है, उसने 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बना लिया, लेकिन किडनी फेलियर है, किडनीज में डिसीज है, तो क्या होगा, आगे ये कैल्सीट्रायोल में एक्टिवेट नहीं होगा। किडनी फेलियर और लीवर डिसीज भी क्या करते हैं कि विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके बाद आता है हाइपोमैग्नीसीमिया, अगर मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाए, तो मैग्नीशियम किसके लिए जरूरी है, सिक्रीशन एंड एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, इसके एक्शन और सिक्रीशन के लिए जरूरी है। तो अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो भी क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं बनेगा एंड कैल्शियम का लेवल कम होगा। उसके बाद एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, इस कंडीशन में भी कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस जैसे कि लूप डायोरेटिक्स, जिसमें फ्रूसेमाइड आता है, तो ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, यूरिन के साथ साथ ही कैल्शियम को भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। देन कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट्स, जो कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं, वो एजेंट्स अगर ले रहे हैं, सपोज हाइपर कैल्सीमिया था तो कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट्स दे रहे हैं, तो उस केसेस में क्या होगा कि कई बार कैल्शियम ज़्यादा लो हो जाता है। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में क्या ऐड किया जाता है, सिट्रेट ऐड किया जाता है एज एन एंटीकोगुलेंट। तो सिट्रेट क्या करता है कि ये भी बाइंड होता है कैल्शियम के साथ, तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो हाइपोकैलेसीमिया के चांसेस हैं, क्योंकि सिट्रेट कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, अगर कैल्शियम ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो गया बॉडी से, जैसे कि डायरिया है, फ्रीक्वेंट डायरिया हो रहा है, वुंड ड्रेनेज कर रहे हैं, तो वुंड में अगर लार्ज वुंड है तो उसमें एक्सुडेट में क्या है, कैल्शियम है, तो भी कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है। उसके बाद एल्कलोसिस एंड हाइपर प्रोटीनीमिया, तो एल्कलोसिस क्या होता है, एल्कलोसिस होता है अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है ब्लड में, तो क्या होता है कि पीएच बढ़ जाता है, मीन्स बेसिक कंडीशन हो जाती है ब्लड में। अब जो हाइड्रोजन आयन है और कैल्शियम, ये दोनों किससे बाइंड होते हैं, ये ना प्रोटीन से बाइंड होते हैं, सपोज एल्बुमिन से बाइंड होते हैं। तो क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई ब्लड में, तो यहाँ पर प्रोटीन के पास काफ़ी जगह बच गई जहाँ पर हाइड्रोजन आयन ने बाइंड होना था, तो कैल्शियम क्या करेगा, उन जगह पर जाकर बाइंड हो जाएगा, उसके पास तो काफ़ी स्पेस बच गया, तो कैल्शियम वहाँ बाइंड हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की जगह भी। फिर क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम क्या है, बाउंड हो जाएगा प्रोटीन के साथ। इसी तरह से हाइपर प्रोटीनीमिया, अगर प्रोटीन का लेवल हाई है बॉडी में, तो भी क्या होगा, प्रोटीन बहुत सारे हो गए तो कैल्शियम
क्या करता है, प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। तो जितना ज़्यादा प्रोटीन उतना ज़्यादा कैल्शियम बाइंड हो जाएगा और ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम। तो सबसे पहले आता है न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स। न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स मीन्स जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है और साथ में जो नर्व्स हैं वो कैसे एक्ट करती हैं। अब जो स्केलेटल मसल है यहाँ पर ये कैसा एक्ट करता है, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होती हैं, मीन्स रिफ्लेक्सेस हैं वो हाइपर एक्टिव रहेंगे। अब हाइपर एक्टिव में इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है, टेटनी। अगर कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम है तो टेटनी देखने को मिलेगा। टेटनी क्या होता है कि इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर इनवॉल्यूंटरी स्पाज्म होता है मसल में, जिसको हम टेटनी बोलते हैं। अब टेटनी के क्या क्या साइन हैं, पैरेस्थीजिया भी हो सकता है साथ में। पैरेस्थीजिया क्या होता है, जैसे कि टिंगलिंग और नंबनेस जैसी सेंसेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेस्थीजिया बोलते हैं। और ये हमारे फीट में हो सकती है, फिंगर्स में हो सकती है, लिप्स के अराउंड हो सकती है अगर कैल्शियम का लेवल कम है। तो इसके जो टेटनी के जो साइन है इंपॉर्टेंट, जो कि इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसमें स्पाज्म ऑफ लैरिंजियल मसल मीन्स जो ब्रीदिंग के जो मसल्स हैं वहां पर भी स्पाज्म हो सकता है, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इंपॉर्टेंट। दूसरा इसमें और दो साइन आते हैं, दैट इज चॉपस्टिक साइन एंड ट्रोशियस साइन। अब सबसे पहले हम चॉपस्टिक साइंस देखते हैं। चॉपस्टिक साइन क्या है कि अगर फेशियल नर्व को टैप करते हैं, यहाँ पर ये फेशियल नर्व को टैप कर रहा है, फेशियल नर्व को टैप करते ही जो एक तरफ पेशेंट का जो फेस है वो स्पाज्म होगा, मीन्स उसमें ट्विचिंग होगी जिस साइड टैप कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो इधर साइड टैप कर रहे हैं फेशियल नर्व को, तो यहाँ पर स्पाज्म हो रहा है और पेशेंट की जो ट्विचिंग है, फेस ट्विचिंग, वो उसी साइड हो रही है। इसको क्या बोलते हैं, चॉपस्टिक साइन बोलते हैं। दूसरी तरफ ट्रोशियस साइन क्या है कि जब बीपी कफ इन्फ्लेट करते हैं ऐसे पेशेंट पर जिनका हाइपोकैलेसीमिया है सीवियर, तो बीपी कफ काफ़ी टाइम तक इन्फ्लेट किया है, उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, कार्पल स्पाज्म। कार्पल स्पाज्म होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस तरह से इनवॉल्यूंटरी हैंड में स्पाज्म होता है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये मूवमेंट होगी, इस तरह से स्पाज्म होगा। ये क्या है, ट्रोशियस साइन। तो ये दोनों साइन है, ये आपको हाइपोकैलेसीमिया में देखने को मिलेंगे। दूसरा आता है कार्डियक सिम्टम्स। अब हार्ट पर क्या असर पड़ेगा, तो जो कार्डियक मसल्स है उसके स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। तो अगर कार्डियक मसल को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो वो क्या होंगी, उनकी कॉन्ट्रैक्शन वीक होंगी। तो और इसमें क्या है, रिदम को मेंटेन करता है हार्ट की, तो एरिदमियाज होगा, इरेगुलर हार्ट रिदम होगी। ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट, प्रोलॉन्ग क्यूटी एंड एसटी इंटरवल देखने को मिलेगा। और क्या होगा, हाइपोटेंशन, जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा, साथ में ही डिक्रीज हार्ट रेट देखने को मिलेगा क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन वीक होने की वजह से। उसके बाद आता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। नर्वस सिस्टम पर क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं उसकी वजह से सीजर्स देखने को मिलेंगे, कंफ्यूजन होगा, इरिटेबिलिटी, फैटीग ड्यू टू इंक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, जो न्यूरॉन्स हैं वो ओवर एक्साइट हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। जीआई पर क्या आएगा कि वहाँ के जो जीआई मसल्स हैं वो भी हाइपर एक्टिव हो जाएंगे जिसकी वजह से हाइपर एक्टिव बाउल, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, क्रैम्पिंग देखने को मिलेगी। बोन्स में क्या होगा, क्योंकि अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम है तो क्या करेगा, हाइपोकैलेसीमिया में क्या होगा कि बोन से कैल्शियम को खींचा जाएगा ब्लड में, क्योंकि ब्लड के लेवल को ठीक करना है, तो बोन्स भी वीक होती जाएंगी जिसमें ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या करेंगे, सीरम कैल्शियम देखेंगे कितना है, सिंपली सिम्टम्स के बेस पे सीरम एल्ब्यूमिन देखेंगे, क्योंकि अगर प्रोटीन का लेवल भी हाई है तो भी कैल्शियम का लेवल लो होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल देखेंगे, क्योंकि अगर वो कम है तो कैल्शियम का लेवल कम है। विटामिन डी का क्या लेवल है वो देखेंगे, मैग्नीशियम लेवल कितना है, मैग्नीशियम कम है तो पैराथायरॉयड कम है और देन कैल्शियम कम। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या आता है, इसको रिप्लेस किया जाता है कैल्शियम को, जैसे कि आईवी से कर सकते हैं, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट आता है, अलोंग विद विटामिन डी सप्लीमेंट। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आफ्टर 1 to 2 आवर्स ऑफ फूड, खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद, ताकि बेटर एब्जॉर्प्शन हो।
उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज फोस्फेट लेवल। अब अगर फोस्फेट का लेवल हाई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, कि फोस्फेट एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, तो वो किडनी डिसीज में ही आएगा कि फोस्फेट एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे, फोस्फेट की रिटेंशन हो रही है, जिसकी वजह से भी कैल्शियम का लेवल क्या होता है, लो होता है। अब इस केसेस में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है क्योंकि ये फोस्फेट के साथ बाइंड होकर इसका जो लेवल है वो डिक्रीज करता है और आउट ऑफ द बॉडी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। देन मैग्नीशियम रिप्लेसमेंट, मैग्नीशियम रिप्लेसमेंट करेंगे अगर मैग्नीशियम का लेवल कम है। ट्रीट अंडरलाइंग डिसऑर्डर, जो भी अंडरलाइंग डिसऑर्डर है, चाहे किडनी डिसीज है, लिवर फेलियर है, या फिर कोई जीआई डिसीज है, सीलिएक डिसीज, तो उसको ट्रीट करेंगे। डाइटरी कॉन्सिडरेशन कि डाइट को चेंज करेंगे, कि अगर डाइट में कम इनटेक ले रहे हैं या फिर डाइट में कुछ सूट नहीं कर रहा तो सप्लीमेंट्स लेंगे, तो डाइट को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टेक सीजर प्रिकॉशन, सीजर्स क्योंकि पर्सनस को आ सकते हैं हाइपोकैलेसीमिया की वजह से, तो वो प्रिकॉशन लेने हैं, जैसे कि पेशेंट को क्लोज सुपरविजन में रखना है, तो जो भी सीजर प्रिकॉशंस होते हैं। मॉनिटर फॉर फ्रैक्चर्स, अगेन फ्रैक्चर्स के भी चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसको भी हमने मॉनिटर करना है, पेशेंट को क्लोज सुपरविजन में रखना है, सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को। सो आई होप आपको हाइपोकैलेसीमिया क्लियर हुआ हो, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।